नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, सामासिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। समास, सबसे पहले हम जानते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप का अर्थ क्या होता है? छोटा करना, अर्थात किसी बात को हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग समास कहते हैं। मतलब अर्थात आप लोग समझ गए कि समास जो होता है उसका अर्थ होता है, अगर हम लोग कोई शब्द कह रहे हैं तो हम ऐसे शब्द कहें जिससे हम कम से कम शब्दों में ही अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट कर सकें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि समास में हमेशा दो पद होते ही हैं। ठीक है, इसमें दो पद होंगे ही या दो से अधिक पद या शब्द होते हैं। और जब इसे हम लोग छोटा करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, तो जो शब्द बनता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं ज्ञान सागर। ठीक है, ज्ञान सागर। अब देखिए, ये शब्द जो है इसको हम छोटा करके लिखे हैं, संक्षिप्त करके लिखे हैं, और ये कम से कम शब्दों में ही अधिक अर्थ को प्रकट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञान का सागर। ठीक है, तो देखिए इसके जब हम लोग छोटा कर दिए, ज्ञान एक शब्द है, सागर एक शब्द है, और इसे जब हम लोग छोटा करके लिखे तो ये एक शब्द बना। वो क्या शब्द बना? ज्ञान सागर, और उसे ही हम लोग समास कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। मतलब समास में दो पद होंगे ही, बिना दो पदों का समास हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए समास में दो पद में और इसके जो पहले पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये आप लोग जानते भी होंगे, और इसे भी ध्यान में रखिएगा कि हम लोग पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। अब इन दोनों पदों के मेल से नए पद को हम लोग समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। अर्थात इन दोनों पदों के जो दो शब्दों के पदों से मेल से जो नया शब्द बना उसे हम लोग समस्त पद भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? सामासिक पद भी कहते हैं। अब अगला देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में गंगा जल। अब गंगा जल में आप देखिएगा पूर्व पद क्या है? पूर्व मतलब पहले, तो गंगा पहले है तो इसे हम लोग पूर्व पद कहेंगे। और जल क्या है? उत्तर पद है। क्यों? क्योंकि जल बाद में है, जो पहले होगा उसे हम लोग पूर्व पद कहेंगे, तो इसमें गंगा पूर्व पद, और जो बाद में है उसे हम लोग उत्तर पद कहेंगे, तो जल उत्तर पद हो गया। अब देखिए सामासिक पद किसे कहते हैं? समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं दिया रहे सामासिक पद या सामासिक शब्द या समस्त पद तो इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लुप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है, जैसे देखिए रसोई घर, और रसोई घर क्या है? समास है, तो इसमें क्या लिखा है? समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह परसर्ग हो जाता है। जैसे रसोई घर में, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर होगा, लेकिन इसका समास क्या है? रसोई घर। अर्थात कहने का अर्थ है ये जो के लिए है
ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो जब समास शब्द होता है तो उसमें विभक्ति चिन्ह है और जो परसर्ग है वो क्या होता है? लुप्त हो जाता है, अर्थात वो छिप जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है द्विगु समास। समास के हम लोग कितने भेद पढ़े? 6 भेद पढ़े। अब पुराने जो विद्वान थे, अब पुराने पुस्तक में आप लोग देखेंगे, उसमें आप लोग समास के 4 भेद देखेंगे, क्योंकि वे कर्मधारय जो समास है और द्विगु जो समास है, ये 2 समास को वह तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत रखते थे, ठीक है। और कर्मधारय समास के अंतर्गत वे द्विगु समास को रखते थे। तो पुराने पुस्तक में आप 4 भेद देखेंगे, लेकिन नए जो विद्वान हैं उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि समास के 6 भेद हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 6 भेद क्या क्या है। अब इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, उसके लिए एक ट्रिक मैं बनाई हूँ। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, ट्रिक क्या है? द्विगु कर्म तब अद्वंद, ठीक है। देखिए, एक ये ट्रिक है और दूसरा ट्रिक है याद रखने का, बहुत कर्म द्विगु अद्वंद। तो देखिए, ये 2 ट्रिक है। आप लोग इस दोनों ट्रिक को दोनों में से कोई भी एक ट्रिक को याद कर सकते हैं, जिससे आप समास को कभी नहीं भूलेंगे। अब द्विगु से हो गया आपका द्विगु समास, कर्म से हो गया कर्मधारय समास, तब से हो गया, तो इसमें देखिए त से है तत्पुरुष समास और ब से है बहुव्रीहि समास, अ से है अव्ययी भाव समास और द्वंद्व से है द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं, द्विगु कर्म तब अद्वंद। और दूसरे ट्रिक में आप देखिए बहुत, तो इसमें आप लोग देखिए बहु से बहुव्रीहि समास, त से हो गया तत्पुरुष समास, कर्म से कर्मधारय समास, द्विगु से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास और द्वंद्व से द्वंद्व समास। तो इसे आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं, बहुत कर्म द्विगु अद्वंद, बहुत कर्म द्विगु अद्वंद, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उसे आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि अव्यय क्या होता है। देखिए, अव्यय, तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो अ प्लस व्यय हो जाएगा। और व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय करना, खर्च करना, और इसमें अ जुड़ा हुआ है, अव्यय बन गया। मतलब हम जिसे खर्च नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अब देखिए, अव्यय जो है वो क्या है? एक अविकारी शब्द है। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैं विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसे बहुत अच्छे से बताई हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए, अविकारी, और क्योंकि प्रयोग के आधार पर मैं बताई हूँ, शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? विकारी, और दूसरा क्या होता है? अविकारी। तो अविकारी का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर
कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ऐसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो अव्यय क्या है? एक अविकारी शब्द है, अर्थात अव्यय जो शब्द है उसे हम लोग लिंग, वचन और कारक के आधार पर कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अविकारी शब्द के एक ही भेद है, वह क्या है? अव्यय। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। समस्त पद अव्यय हो जाए, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं प्रति वर्ष, और इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ष, वर्ष। प्रति दिन, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन, दिन। ठीक है, उसी प्रकार से होगा यथा क्रम, और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। इसी प्रकार से हो गया प्रत्येक, तो इसका विग्रह हो जाएगा एक, एक। उसी प्रकार से आजन्म हो जाएगा, इसका विग्रह जन पर्यंत। ठीक है, वैसे प्रकार से भरपेट, तो इसमें क्या हो जाएगा? विग्रह पेट भर। तो देखिए इसमें कहने का अर्थ क्या होता है? अव्ययी भाव समास जैसे भी हम बताएं कि उसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय हो जाता है। अर्थात देखिए इसमें प्रतिवर्ष में पहला पद क्या है? प्रति है, तो इसमें प्रति जो है ये प्रधान है और वर्ष क्या है? दूसरा पद है। तो और प्रति शब्द को हम लोग लिंग, वचन और कारक के आधार पर कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये प्रति शब्द जो है अर्थात अव्यय शब्द, जब मूल शब्द क्या है? वर्ष है, जब इसके साथ जुड़ता है तो ये समस्त शब्द को क्या बना देता है? समस्त पद को ये अव्यय बना देता है। ठीक है, जैसे प्रति क्या है? अव्यय शब्द है, और वर्ष क्या है? मूल शब्द है। तो अव्यय शब्द जब मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो ये समस्त शब्द को अव्यय बना देता है। ठीक है, तो समस्त शब्द अव्यय बनकर कौन सा शब्द बना? प्रतिवर्ष बना। अब इसे जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? विग्रह हो जाएगा इसका वर्ष, वर्ष। अर्थात अव्यय पहचानने का एक ट्रिक ये भी है कि जब एक ही शब्द दो बार आए और उसके बीच में योजक चिन्ह हो, ठीक है, तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास भी कहते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए प्रतिदिन में, तो प्रति क्या है? पहला पद है और दिन है दूसरा पद। ठीक है, तो प्रति एक अव्यय शब्द है और प्रति अव्यय शब्द जब मूल शब्द अर्थात दिन के साथ जुड़ता है तो ये समस्त पद को ही अव्यय बना देता है। अब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिन, दिन। एग्जाम में अगर प्रतिदिन पूछा जाए कौन सा समास है तो आप लोग तुरंत पहचान जाइएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि प्रति जो है वे अव्यय है। ठीक है, अब देखिए यथा कर्म में भी इसमें पहला पद क्या है? यथा है, दूसरा पद क्या है? क्रम है। तो यथा जो है ये अव्यय है और ये अव्यय मूल शब्द के साथ अर्थात क्रम के साथ जुड़कर समस्त पद को ही अव्यय बना दिया, और इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा कर्म के अनुसार। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण प्रत्येक है। प्रत्येक में भी आप देखिए इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है और प्रत्येक क्या है? एक अव्यय शब्द है। उसी प्रकार आजन्म में भी आप लोग देखिए इसमें दो पद है, आ पहला पद है और जन
दूसरा पद है। देखिए आ प्लस जन, इसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरे याद में रखिएगा, और ये पहला पद अव्यय होता है और ये मूल शब्द को, और ये जब मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो समस्त पद को अव्यय बना देता है। जैसे आ अव्यय शब्द है, वो जन्म के साथ जुड़कर क्या बना, आजन्म बना, और आजन्म एक अव्यय शब्द हो गया। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जन्म प्रयत्न। अब भर पेट, भर पेट में भी आप लोग देखिए भर जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये अव्यय शब्द है, और इस अव्यय शब्द है और ये पेट के साथ जुड़कर समस्त पद को ही अव्यय बना दिया और ये बन गया भर पेट। और इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा पेट भर। इसे एक पहचाने का ये ट्रिक भी है कि जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा होते जा रहा है। अगले वीडियो में मैं और जो बचे हुए समास है उसको पढ़ाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपके परिचित है उसे भी शेयर कर दीजिए जिससे उसे भी लाभ प्राप्त हो। और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।